नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज नामक पुस्तक में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 तलाश। भारत की खोज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है, अर्थात डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी रूपांतरण है। पाठ 2 तलाश। इसके अंतर्गत उप पाठ हैं भारत के अतीत की झांकी, भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश। तो चलिए भारत के अतीत की झांकी इसका अध्ययन करते हैं। नेहरू जी ने भारत के अतीत के बारे में सोचते हैं कि मेरे समय के भारत में अवश्य ही ऐसी दृढ़ता रही है कि उसका अस्तित्व कभी डगमगाया नहीं है। अर्थात नेहरू जी भारत के बीते हुए समय के बारे में सोचते हैं। अतीत यानी सोचना, अतीत यानी बीता हुआ समय, इसके बारे में नेहरू जी सोच रहे हैं कि मेरे समय के भारत में अवश्य ही ऐसी दृढ़ता यानी मजबूती रही होगी कि उसका अस्तित्व, किसका? भारत का, है ना। अस्तित्व यानी वजूद, कभी डगमगाया नहीं, अर्थात कभी हलचल में नहीं आया, कभी हिला नहीं। यदि हम पिछले 5000 वर्षों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जो भारत में है उसका मुकाबला पूरा विश्व नहीं कर सकता। आगे नेहरू जी बताते हैं कि यदि हम अतीत में पिछले 5000 वर्षों का विश्लेषण अर्थात जो वास्तविकता को जानने का प्रयास करें तो हम यह पाएंगे कि भारत में जो कुछ है उसका मुकाबला पूरा विश्व नहीं कर सकता। भारत की अमरता को देखकर नेहरू जी के मन में ये विचार उठते हैं कि आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है? इस तरह से नेहरू जी के मानस पटल पर भारत ही भारत रहता था। वे भारत को बराबर समझने, अर्थात बराबर यानी लगातार समझने और विश्लेषण करने का, अर्थात उसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करते थे। बचपन को याद करने की कोशिश करते थे। वे सोचते थे कि आखिर यह भारत है क्या? यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? यह कैसे अपनी शक्ति को खोता चला गया है? जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद, अर्थात विशाल जनसंख्या का बसेरा, अर्थात बसेरा यानी निवास होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस प्रकार बैठता है? इतने विचार मन में होने पर भी नेहरू जी एक आलोचक की भांति, आलोचक का अर्थ है कि दोनों पक्ष को गलत या सही तरीके से जानना, उसकी आलोचना करना, है ना। तो आलोचक की भांति भारत के अतीत का विश्लेषण कर यह जानना चाहते थे कि भारत की मजबूती का कारण है क्या? अर्थात नेहरू जी सही गलत दोनों पक्षों पर विचार करते और देखते
कि आखिर भारत की मजबूती का कारण क्या है। वे अतीत के पसंद व नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते थे। उन्होंने भारत के अतीत को जानने के लिए देश का निरीक्षण किया। निरीक्षण यानी जांचा, जानने की कोशिश की। आगे देखते हैं, नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना चाहते थे। वे वर्तमान को तो देख ही रहे थे, पर अतीत के कई भाग जो अनदेखे हैं, अर्थात जो अवशेष अनदेखे हैं, वे उन्हें मन ही मन संकित करते थे कि क्या उन्होंने भारत को देख लिया है। वे भारत के अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहे थे। खारिज यानी नकारने का, जो कि बहुत ही सार्थक और टिकाऊ रहा। टिकाऊ यानी कि बहुत ही मजबूत रहा। परंतु अगर ऐसा होता तो भारत हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व यानी वजूद की पहचान बनाए नहीं रख सकता था। संपूर्ण भारत की विशेषता जानने के उद्देश्य से नेहरू जी ने भारत के पश्चिम उत्तर भाग में स्थित मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर, घर और गलियों का निरीक्षण और परीक्षण किया, अर्थात गलियों को देखा। इनका समय जो 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया गया है ना, जो 5000 वर्ष से पहले का बताया गया है। वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। प्राचीन यानी बहुत पुरानी और पूर्ण रूप से विकसित यानी कि जहाँ विकास की ओर उन्मुख सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने के कारण, अर्थात मोहनजोदड़ो में जो प्राचीन सभ्यता थी वह स्थायी रूप से टिके रहने के कारण, ठेठ भारतीयपन के कारण ही यह आधुनिक सभ्यता रही। अर्थात ठेठ भारतीयपन के कारण ही आधुनिक सभ्यता का आधार है। आगे पंडित नेहरू जी कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि यह प्राचीन सभ्यता 5-6 हजार वर्ष तक बनी रही और परिवर्तनशील तथा मतलब बदलते रहने वाली और विकासमय भी थी। इसी संस्कृति के प्रभाव में जो ये सभ्यता है और इस संस्कृति के प्रभाव में पारस, मिस्र, यूनान, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोग भी रहे। इनसे प्रभावित होने के बाद भी वह अपनी सांस्कृतिक मजबूती के बल पर या मजबूती के कारण ही यह संस्कृति अपनी मजबूती बनाए रखी। इसमें कई पारस, मिस्र, यूनान कई देशों का प्रभाव पड़ा, लेकिन अपनी सांस्कृतिक मजबूती के कारण इसने अपनी संस्कृति की मजबूती को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि यह विचार अवश्य आश्चर्यचकित करता है कि इतने परिवर्तन अर्थात बदलाव और विकासमान रहकर भी कोई संस्कृति या सभ्यता 5-6 हजार वर्ष या इससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। फ्रांस, मिस्र, चीन, मिस्र, ग्रीस, अरब और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें भी प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। अब नेहरू जी के मन में सवाल उठा कि इस मजबूती का रहस्य क्या है। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने भारत के इतिहास
और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अवशेषों को पढ़ा जो विद्वान यात्री चीन, पश्चिम एवं मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने वह साहित्य लिखा था। नेहरू जी ने हिमालय पर्वत और उनसे जुड़े पुराने मिथकों और दंत कथाओं को जाना। मिथक यानी प्राचीन कथाओं का तत्व जो नवीन परिस्थितियों में नया अर्थ वहन करता है। विकासमान यानी विकास की ओर उन्मुख। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उन्होंने विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। जो कथा है, जो दंत कथा है, वह विचारों और साहित्य को प्रभावित करते रहे। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। हिमालय पर्वत की गोद से निकलने वाली सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा नदियों ने उन्हें प्रभावित किया। इंडस और सिंधु नदी के आधार पर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। कैसे पड़ा? इंडस और सिंधु नदी के आधार पर। भारत के अतीत की कहानी को स्वरूप देने वाली अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं, आगरा और दिल्ली में बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। उन्होंने आगे कहा कि जब भी अपने शहर इलाहाबाद या हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले को देखता हूँ तो मुझे याद आता है। क्या याद आता है? सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते हुए गंगा स्नान पर्व विषय पर विशेष जो विदेशियों ने भी लिखा है। मुझे हैरत होती है, मुझे हैरत यानी आश्चर्य होता है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों में भी अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही। अनगिनत यानी अनेक, विशाल यानी बड़ी। आगे देखते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। अर्थात ये जो यात्रा है और ये दौर है, उसके आधार पर नेहरू जी ने भारत के अतीत को देखने का प्रयास किया। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। अर्थात सच्चाई का ज्ञान होने लगा। बनारस के पारस सारनाथ में गौतम बुद्ध को पहला उपदेश देते साफ देखा। अशोक के पाषाण स्तंभ व शिलालेख अशोक की महानता प्रकट करते हैं। इस प्रकार नेहरू जी को 5000 साल पुरानी अतीत की झांकी साफ, स्पष्ट और वर्तमान के धरातल पर सजीव प्रतीत होती है। भारत के अतीत की झांकी का अवलोकन कर नेहरू जी इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का महत्व सदा बना रहेगा।